जय हिंद दोस्तों फिर से आपका स्वागत है एक और नई वीडियो पर। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कक्षा 12 सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरी प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है। यानी 8 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न नंबर 31 और 32 पर, और आपको 250 शब्दों में इसका आंसर देना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है और 2025 में भी यही प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्रश्न नंबर आपका पहला है, क्या पूछा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लोकतंत्र स्थापित करने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कि उसके बाद दूसरा है, स्वाधीनता के बाद भारत के सम्मुख 3 प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी। अथवा इसी प्रश्न को तीसरी तरह से पूछ सकता है, टिप्पणी लिखिए किस पर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने देश चुनौती नहीं पेश चुनौती यानी कौन कौन सी चुनौतियां आई थी, पेश चुनौतियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अथवा फिर या तो इसी प्रश्न को इस तरह से पूछेगा कि 1947 में स्वतंत्र भारत के सम्मुख कौन सी चुनौतियां थी। अथवा इसी प्रश्न को इस तरह से पूछेगा, 1947 में भारत के विभाजन के परिणामों की विवेचना कीजिए। तो इसी प्रश्न को चाहे जितनी तरह से पूछे, आपको आंसर में सिर्फ यही आंसर देना है जो मैं आपको आंसर बताऊंगा। सिर्फ प्रश्न को ध्यान में रखकर उत्तर को भी ध्यान में रखना है। अब देखिए, 2020 में पूछा था वाईएस सेट में, और 2022 में ईवी सेट में पूछा था, 2021 में ईक्यू सेट में पूछा था, 2022 में एफसी और एफई सेट में पूछा था, और 2023 में एयू सेट में। यानी 23 में पूछा है, 22 में पूछा है, 21 में, तो 25 में तो ज़रूर आएगा, 20 में भी, क्योंकि पूछा था यह प्रश्न। देखिए दोस्तों, यह एनसीईआरटी है। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तब भी इसको पढ़ सकते हैं, और आप अदर बोर्ड से हैं तब भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ यूपी बोर्ड के लिए बनाता हूँ। अब दीर्घोत्तरी प्रश्न तैयार करने से फ़ायदा क्या होता है कि इससे बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी फर्स्ट, लघु उत्तरी सेकंड, मतलब लघु उत्तरी पहला, लघु उत्तरी दूसरा, तो कोई भी प्रश्न होता है, बड़ा प्रश्न को तैयार करने से छोटा भी प्रश्न तैयार हो जाता है। इसलिए पहले मैं बड़ा ही क्वेश्चन को करा देता हूँ, फिर आने वाली वीडियो आपके लिए महामैराथन क्लास चलेगी जिनमें आपके इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन को हल करा दिया जाएगा, पूरा पेपर ही हल करा दिया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जाएगा। तो उत्तर में आपको लिखना है, 15 अगस्त 1947 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के सम्मुख उपस्थित 3 प्रमुख समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया, जैसे एकता की समस्या और लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण की समस्या तथा देश की प्रगति और विकास की समस्या। तत्कालीन भारत के सम्मुख उपस्थित 3 चुनौतियां इस प्रकार थी। कौन कौन सी चुनौतियां थी? एकता की समस्या, यानी लोगों को एक करना, एकता के सूत्र में बांधना। फिर है लोकतांत्रिक संस्था, यानी लोकतंत्र, चुनाव कैसे होगा, इस तरह की समस्या। फिर है उसके बाद एक समस्या और क्या थी, लोकतांत्रिक एकता की समस्या, लोकतांत्रिक समस्या, और उसके बाद है देश की प्रगति और विकास की समस्या, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, देश का कैसे विकास कराया जाए, इस तरह की समस्या। एक प्रश्न आया कि भारत कब स्वतंत्र हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 2 प्रश्न यहाँ से ऑब्जेक्टिव ही आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए, अब कौन कौन सी चुनौतियाँ थी, तो 3 चुनौतियाँ थी। यही 3 ही चुनौतियों को मैं आप बताता हूँ आपको। आप इसको वीडियो को रोक कर या स्क्रीनशॉट कर लिख सकते हैं। देखिए, पहला क्या है आप लोगों के सामने, पहला है एकता की समस्या। पहली कठिन समस्या थी कि एकता यानी भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले और अलग अलग मजहबों व रीति रिवाजों से बंधे लोगों के बीच मेल मिलाप बना रहे। देश का सामाजिक ताना बाना खतरे में था। कि पहली समस्या एकता की इसलिए की थी कि एक ही देश में कई तरह के भाषा बोलते हैं, कई तरह के धर्म के लोग रहते हैं, तो इसलिए समस्या थी, किस लिए? मिलने के लिए लोगों को। दूसरा है लोकतंत्र यानी जनता की सरकार। लोकतंत्र यानी जनता की सरकार कैसे होगी? एकता का स्तंभ होगा लोकतंत्र, अर्थात एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें सर्वोच्च सत्ता जनता के पास है। लोकतंत्र सभी की स्वतंत्रता और समानता का प्रतिपादन करता है। अब दूसरा है लोकतंत्र यानी चुनाव कैसे होगा, इस तरह की इसको भी लाना।
तीसरा आपका है प्रगतिशील राष्ट्र यानी सभी के लिए न्याय। लोकतंत्र अपने आप में कोई साध्य नहीं, वह तो लक्ष्य तक पहुंचाने का एक साधन है। हमें एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना था जिसमें ना तो अशिक्षा रहे और ना ही गरीबी रहे। यह तीसरी प्रमुख चुनौती थी। गांधी जी ने कहा था कि मेरे सपने का स्वराज्य तो गरीबों का स्वराज्य होगा। मेरे सपनों का स्वराज गरीबों का स्वराज होगा। यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। गरीबों की गिनती में विकास तो आते ही हैं, किंतु इसके अंतर्गत लाखों करोड़ों मेहनतकश मजदूर भी अवश्य आते हैं। 1947 में भारत का विभाजन कब हुआ? 1947। विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान अस्तित्व में आया और पाकिस्तान नाम का एक देश बना। लेकिन इसके साथ ही अनेक विकट समस्याएं भी उत्पन्न हुई। जो विभाज नीति था, अनेक समस्याओं का भारत ने दृढ़तापूर्वक सामना किया, किंतु कुछ समस्याओं दीर्घकालिक सिद्ध हुई। स्वतंत्रता के 72 वर्ष बाद भी विद्यमान इन समस्याओं ने गंभीर रूप से धारण कर लिया। तो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी समस्या हो, तो विभाजन के समय कई तरह की समस्याएं कहाँ पर? भारत में, अपने ही देश में। आगे लिखना है, राष्ट्रीय एकीकरण एक दीर्घकालिक एवं चिरस्थायी प्रक्रिया है जो भौतिक, भावात्मक तथा आध्यात्मिक निवेश की एक दीर्घकालीन आपूर्ति की मांग करती है। इसमें पारस्परिक समझदारी तथा राज्य व्यवस्था के विभिन्न खंडों के मध्य निरंतर संवाद की मांग रहती है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत के केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति नहीं है, परंतु भारत का मस्तिष्क ही कुछ ऐसा है जो विदेशी प्रभावों को आमंत्रित करता है और इन प्रभावों की अच्छाइयों को एक सुसंगत तथा मिश्रित बपौती में समावेश कर लेता है। भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश ने विभिन्नता में एकता। आगे और लिखना है आपको, अभी मैं दिखाता हूँ, इतना लिख लीजिए। अब दोस्तों यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि इसको आप याद कर लेते हैं या आप इसको समझ कर भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रश्न हो, आप हमें एकदम बड़ा प्रश्न हो, आप इसको हमेशा के लिए याद करके नहीं लिख सकते हैं, लेकिन समझ के आप इसको बनाकर अपने आप लिख सकते हैं। जैसे सिद्धांत को नहीं उत्पन्न किया है, क्योंकि यह हजारों वर्षों से एक साध्य सिद्धांत बन गया है और यही भारतीय राष्ट्रवाद का आधार है। इस विभिन्नता को भारत में से निकाल देने पर भारत की आत्मा ही गायब हो जाएगी। स्वतंत्रता संग्राम में इसी संयुक्त सभ्यता ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ हर मजहब, जाति, विश्वास का दिल से आदर किया जाता है। भारतवासियों की भाषाएं तथा धार्मिक पहचान चाहे कुछ भी हो, वे कभी भी भाषाई तथा सांस्कृतिक एकरूपता रूपी एक नीरस तथा कठोर व्यवस्था को किसी दूसरे पर थोपने का प्रयत्न नहीं करते। हमारे लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं कि जब तक हमारी विविधता सुरक्षित है, हमारी एकता भी सुरक्षित है। 20वीं शताब्दी में देश के भीतर ही राष्ट्र निर्माण के इन अति महत्वपूर्ण मौलिक मूल्यों पर प्रहार किया जा रहा है। यह प्रहार अनेक रूप धारण करके सामने आता है, जैसे धर्मनिरपेक्षता की अन्य निंदा करना, बहुल भाषावाद की निंदा करना आदि। धर्मनिरपेक्षता नेह की इतनी बुलंद देन है कि इसके जड़ें हिला। अब आगे आपको लिखना है, इसकी जड़ें हिला पाना बहुत मुश्किल होगा। 1976 में संविधान के 42वें संशोधन, संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को संविधान की प्रस्तावना में जोड़कर तो राष्ट्रवाद की भावना को और भी पक्का किया गया। देखिए राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद अपने देश से क्या करना? लगाव रखना, प्रेम करना। और धर्मनिरपेक्षता यानी भारत किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, धर्मनिरपेक्ष है, यानी भारत ऐसा कभी नहीं कहता है कि हम क्या हैं कि सभी देश में क्या करेंगे,
कि हमारा एक ही धर्म है, इसी धर्म को मैं मान्यता देता हूँ, ऐसा नहीं। किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब, जाति के लोग भारत में रह सकते हैं। तो दोस्तों, अब आने वाली वीडियो में आपके जो नागरिक शास्त्र है, इसके बहुविकल्पीय प्रश्न 10 पूछे जाते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 20 पूछे जाते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न कुल आपके 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं और दीर्घ उत्तरीय 2 प्रश्न। तो जो भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं एक ही वीडियो में महा मैराथन क्लास लाऊँगा, जिसमें 1 शॉर्ट वीडियो 1, 1 शॉर्ट वीडियो 2, 3 इसी तरह से 2 से 3 वीडियो आएँगे, जिसमें आपकी पूरी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।